होली के दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 24 साल के जवान यशपाल शहीद हो गए। यशपाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले थे। वहीं यशपाल की शहादत की खबर के बाद से परिवार और इलाके में मातम का माहौल पसर गया है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शहीद यशपाल का आज दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले वो दिल्ली में था, दिल्ली में रहा। दिल्ली से आकर वो मैं करीबन 1.5 साल हो गया। 2017 में आया था उधर, अब 2019 चल रहा है। उसमें जो है, जो मेरे लड़के जो ऐसा वारदात हुई है, जो मेरा हम गरीब खानदान के हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए कि पूछो ही मत। नहीं ऐसे क्या रोज़ के 4-6 लोग मरते रहेंगे, नौजवान को बॉर्डर में जाते हैं मरते रहेंगे, उनका क्या करते। जैसे रोज़ से सीज फायर हो रहे हैं, एक बार इनको बोलना चाहिए कि एक बार जो आर जाए पार कर दो। उनको पाकिस्तान को करारा जवाब तब हम बोल रहे हैं ठीक है। इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन क्या इलेक्शन से पहले काम होना चाहिए। एक ही मेरा भाई था, वो फौज के काबिल में गया था फौज में सर। अभी शादी हुई थी, 6 महीने हुए। दुख भी है सर, पर गर्व भी है सर। देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान की है सर। पाकिस्तान के साथ बदला होना चाहिए, कुछ नहीं सर। पाकिस्तान ख़त्म ही होना चाहिए बस। रोज रोज की दिक्कत नहीं आना चाहिए सर बॉर्डर पे। तो 24 साल का जवान यशपाल शहीद हुआ है इस गोलीबारी में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले थे यशपाल की शहादत की खबर के बाद से परिवार और इलाके में मातम का माहौल है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शहीद यश का आज दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और परिवार में गुस्सा है। जो उसके परिजन हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ है। हालांकि अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो अलग अलग जगह पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 आतंकवादी मारे भी गए हैं और हमारी सेना इन आतंकवादियों को माकूल जवाब दे रही है। लेकिन हमें भी नुकसान हो रहा है और एक जवान शहीद हुआ है। हमारे सहयोगी पवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, पाकिस्तान लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है, अभी क्या हालात हैं वहां? बिल्कुल देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर जारी है। और पिछले सप्ताह में अगर हम बात करें तो खाली सुंदरबनी सेक्टर में 2 जवान शहीद हो चुके हैं। एक चनैनी मानतलाई का जशपाल और एक पंजाब का कमलप्रीत सिंह। लगातार वहां पर इस इलाके में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी कई पोस्टों को तबाह किया है। और खबरें ये भी हैं कि उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई सैनिक उनके मारे गए हैं। कल जो एक जवान शहीद हुआ है जशपाल, वो उधमपुर के मानतलाई का इलाका है, जिस इलाके में हम अभी हैं। ये पूरा इलाका उसी इलाके का है, मानतलाई का। यहाँ पर उनके शव को, जो पार्थिव शव है, कल शाम को यहाँ पर लाया गया और आज अंतिम विदाई जो जशपाल हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं जो शहीद हो गए हैं, उनको दी जाएगी। ये उधमपुर का मानतलाई का पूरा पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में उनका शव जो है वो पहुँच चुका है और आज उनको सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जशपाल जो है वो 24 साल अभी उनकी उम्र हुई। पिछले 6 महीने हुए हैं अभी तक उनकी शादी हुए। जैसे शव उनका घर पहुँचा है तो पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है और लोग जो हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि एक बार जिस तरह से लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि रोज रोज के जो वहाँ पर जो सीज फायर हो रहा है, जहाँ पर सैनिकों पर जो हमले हो रहे हैं, वो थम सके। बिल्कुल पवन, तो लोगों में गुस्सा है और आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हालात क्या हैं, कितने तैयार हैं हम? अभी कल से कोई सीज फायर नहीं हुआ है। कल जब भारतीय सेना का एक जवान जशपाल जो शहीद हुआ था, उसके बाद दोपहर तक हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो थी वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बीती रात कोई भी सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर नहीं किया गया। लेकिन अलर्ट जरूर जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। पुंछ से लेकर अखनूर तक का जो एलओसी का इलाका है, वहाँ पर भारतीय सेना को चौकस रखा गया है। और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो चाहे कठुआ से लेकर अखनूर तक का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर
सभी जो बीएसएफ को डिप्यूट किया गया है, बीएसएफ को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि किस उस पार से अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिए जा सके। क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन इसलिए कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो आतंकी हैं, जो लॉन्चिंग पैड पर, उनके आतंकी पैड पर जो बैठे हुए हैं, उनको घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वो रिहायशी इलाकों में मोटार शेलिंग करता है, भारतीय सेना की चौकियों पर फायरिंग करता है, ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भटके और किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर अब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने पुलवामा आतंकी हमले को साजिश करार देते हुए कहा कि वोट के लिए जवान मार दिए गए। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि उस दिन जम्मू और श्रीनगर के बीच में चेकिंग नहीं थी, वहीं साधारण बसों से जवानों को भेज दिया गया। रामगोपाल के मुताबिक ये एक बड़ी साजिश थी और जब सरकार बदलेगी तो इसकी जांच होगी। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तगण गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री रामगोपाल यादव के द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, राजनीति के घटिया स्तर का एक प्रदर्शन है। इस प्रकार के शर्मनाक बयानों से देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की एक साजिश का एक हिस्सा है। आतंकी संगठनों के दुस्साहस को बढ़ाने वाला इस प्रकार के बयानों के लिए सपा महासचिव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसा बयान देगी, ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी। क्या भारत की कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है? जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए, इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी। किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीति का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की मर्यादा भी भंग हो और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर भी सवाल उठे। मैं ऐसे किसी भी बयान को आपत्ति नहीं मानता। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित पांडे दिल्ली से हैं, साथ ही नरेंद्र यादव लखनऊ से है। सबसे पहले मैं नरेंद्र यादव के पास चलती हूँ। नरेंद्र, जो ये रामगोपाल यादव ने बयान दिया है, इस पर सियासत खूब हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी और नेता का बयान आया है और कैसे देख रहे हैं वो रामगोपाल यादव के बयान को? देखिए जसप्रीत, जब से रामगोपाल यादव का बयान आया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद भी सेना का नाम लिया जा रहा है और पुलवामा की घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा है। जबकि चुनाव के दौरान ऐसे सेना को प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई थी और बाकायदे सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। तो इस समय इस तरीके का बयान आना अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव सामने है। बहुत जल्द मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो ऐसे में इस बयान को लेकर जहां राजनीतिक बहस छिड़ गई है और विपक्षी वार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए, उनकी बात की जाए तो कोई रामगोपाल यादव के बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी चुप्पी साधी हुए है। इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जहां तक बात है विपक्षियों का, विपक्षी दल इस पर रामगोपाल यादव को लगातार घेर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसको काउंटर करती है, रामगोपाल यादव के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देखती है।
बिल्कुल, क्योंकि ये उन्होंने देखने वाली बहुत ही बात होगी। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार माने जा रहे थे। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उनका ये बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो क्या ये माना जाए इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है? देखिए, उनके बयान से अगर हम विपक्ष के तेवर देखें, संयुक्त विपक्ष, चूंकि सपा एक अपने आप को मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में पेश करना चाहता है, और उसके अलावा इससे पहले ममता बनर्जी की ओर से भी पुलवामा हमले को लेकर बयान आया था। तो ममता बनर्जी के बाद अब रामगोपाल यादव, एक एक करके ये नेता, विपक्ष के नेता पुलवामा हमले को लेकर ये बयान दे रहे हैं और सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बेशक सपा की इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आती है ये हमें देखना होगा, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार और तेज होगा तो इस तरीके के बयान विपक्षी दलों की ओर से आएंगे और इसका जवाब देने के लिए सरकार को तैयार होना पड़ेगा। और रही बात निर्वाचन आयोग के नियम कानून के पालन करने की, तो उसमें अभी ये इंतजार रहेगा कि किस तरीके से इस पूरे बयान को निर्वाचन आयोग देखता है और कैसे इस पूरे प्रकरण को देखता है, क्योंकि साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं चुनाव आयोग की ओर से कि पुलवामा हमले से जुड़ी कोई भी तस्वीरें या सेना से जुड़ी कोई भी चीजें आप प्रचार के दौरान, प्रचार के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम नरेंद्र के पास चलते हैं जो लखनऊ में मौजूद है। नरेंद्र, जो बातें अमित पांडे बता रहे थे, और अहम बात यह है कि इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान आया था, उन्होंने मैच फिक्सिंग बताया था। अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार बदली तो कई नेता गिरफ्तार होंगे और कई बड़े नामों का जिक्र किया है। तो ऐसे समय में जब देश एकजुट है पुलवामा हमले के बाद, उसके बाद इस तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। जसप्रीत, अगर इनके रामगोपाल यादव के बयान को देखा जाए तो ये महज चुनावी स्टंट से कुछ और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुलवामा की घटना को काफ़ी दिन बीत चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों ने बाकायदा इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अब प्रतिक्रिया देने के बाद अचानक कल सफाई में होली खेलते समय रामगोपाल यादव का बयान अपने आप में यही मायने रखता है कि जहां सरकार पर ये लोग दबाव बना रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि सरकार पुलवामा की घटना को भुना रही है और इसे जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रही है, सेना का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान चुनाव के दौरान जब आया है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी इसमें फंसती नजर आ रही है कि आखिर सेना का नाम, सीआरपीएफ का नाम क्यों लिया गया, क्यों पुलवामा की घटना का जिक्र किया गया, जबकि निर्वाचन आयोग ने साफ इस पे आदेश और निर्देश जारी कर दिया है कि चुनाव के दौरान सेना का इस्तेमाल न किया जाए, उनका नाम न लिया जाए, पोस्टर बैनर न लगाए जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजनीतिकरण किया जा रहा है और सीआरपीएफ के जवानों का जिस तरीके से नाम लिया है रामगोपाल यादव, अब इस पे बहस छिड़ेगी और विपक्षी दल जिस तरीके से घेर रहे हैं ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इस तरीके की चर्चा फिर से शुरू होगी। बिल्कुल, जो ये बयान सामने आते हैं वही पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइंस भी बनते हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, भले ही रामगोपाल यादव ने ये बयान सरकार को घेरने के लिए दिया हो, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, या फिर उसके अलावा जेडीयू की प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया हो, ऐसे में सरकार को तो घेरने की रणनीति काम नहीं आ रही है और विपक्ष यानी कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, और बीजेपी ने पहले ही अपनी रणनीति में ये साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार होगा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से उसके चुनाव प्रचार में रहेगा, जिसके साथ साथ विकास और अन्य मुद्दे भी रहेंगे। तो जब ये आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार होगा, अलग अलग नेताओं की ओर से, शीर्ष नेताओं की ओर से बीजेपी के जब बयान आएंगे तो हमें सेना के पराक्रम की या इससे जुड़ी हमें स्पीचेस हमें देखने को मिल सकते हैं और इससे जुड़े बयान देखने को मिल सकते हैं। और जब ऐसे ऐसे बयान आएंगे विपक्ष की तरफ से तो इसे ही मुद्दा बनाकर बीजेपी उन पर निशाना साधेगी, उसका काउंटर करेगी। जी बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथी नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने गांधीनगर से वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया है। कुछ दिन पहले गुजरात बीजेपी में आडवाणी की जगह अमित शाह को गांधीनगर से टिकट देने की मांग उठी थी। उसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि गांधीनगर से बीजेपी इस बार अमित शाह को टिकट दे सकती है।
तो गांधीनगर से आडवाणी की जगह अमित शाह को टिकट मिला है और आपको बता दें कि अमित शाह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन गांधीनगर से जो आडवाणी का टिकट कटा है उस पर विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है और रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी सामने आया है और ये कहा गया है कि बीजेपी बुजुर्गों का आदर नहीं करती है। और एक तरह से जो ये 184 नाम सामने आए हैं, पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आई है, उसमें जो आडवाणी की जगह अमित शाह को टिकट दिया गया है, आडवाणी का नाम उसमें नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आडवाणी युग का अब अंत हो गया है। लेकिन गांधीनगर से अमित शाह के चुनावी मैदान में आने से विपक्ष लगातार हमलावर है और ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी ने यह साफ किया कि ये एक दौर से दूसरे दौर पर जाने का, इसे कहेंगे कि नेतृत्व परिवर्तन इसे बताया गया है और बचाव करने की कोशिश की गई है। आडवाणी की अगर हम बात करें तो लगातार वो यहां से सांसद रहे हैं और अब उनका टिकट कटा है और अमित शाह यहां से चुनावी मैदान में हैं, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता खुशबू ने आडवाणी का टिकट कटने के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे आडवाणी जी जैसे बड़े नेता के लिए संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, दुखद व्यवहार। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आडवाणी का टिकट कटने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उम्र के अंतिम पड़ाव में अपनी पार्टी के संस्थापक मार्गदर्शक को लोकसभा की दर्शक दीर्घा में भेजकर अमित शाह को टिकट देना लाल कृष्ण आडवाणी जी का घोर अपमान है। जनक दवे और